अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सोशल मीडिया में ख़ासकर फ़ेसबुक में मैं देखता हूँ, ये सिग्मा मेल जो है बहुत कॉमन है। मतलब दिखाता है कि कोई बंदा है, वो औरतों से बदतमीज़ी करता है तो सिग्मा मेल का एक तो साइन आ जाता है, वो अजीब टाइप का। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा मतलब क्या क्या हुआ कि लोग इस लेवल तक पगला गए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक टाइम गुज़रा है जहाँ पर वुमेन लोग के ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ, उनको राइट्स नहीं मिले। फिर धीरे-धीरे उनको राइट्स मिलना शुरू हो गया। उसके बाद राइट्स मिलना जैसे ही शुरू हुआ है, तो जो जो बदला वो उस टाइम नहीं ले पाए थे, वो बदला जो है अब लेने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, फेमिनिस्ट लोग, ठीक है? तो फिर से उसके रिएक्शन में एक मूवमेंट निकला है, जो कि अगर आप देखिएगा तो फेमिनिस्ट मूवमेंट और मैकटाउ मूवमेंट, मैन गोइंग देयर ओन वे, या रेड पिल मूवमेंट जो है, अपने टॉपिक को लेकर मतलब जो वो क्लेम करता है, इन थ्योरी तो सही चीज़ है कि एक तरह से रेड पिल हो या फिर मैकटाउ मूवमेंट मेंस राइट मूवमेंट है, और फेमिनिस्ट मूवमेंट एक फीमेल्स राइट फीमेल्स राइट मूवमेंट है। तो मेंस शुड हैव देयर ओन राइट्स एंड फीमेल शुड हैव देयर ओन राइट्स, और दोनों का इन थ्योरी जो है एक कोई बोर्ड होना चाहिए, कोई कोई लोग ऐसा होना चाहिए जो उसके पक्ष में जो है बोले। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों जो है हद से ज़्यादा जो है गुज़र जाने की क़ुव्वत रखते हैं। मतलब फेमिनिस्ट जो है, अगर वो बोलते हैं कि मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, लेकिन बेसिकली वो फीमेल प्रिविलेज के ऊपर बात कर रहे हैं ओवर मेल प्रिविलेज। उसी तरह से आप रेड पिल मूवमेंट को अभी आप देखोगे, हो सकता है वो स्टार्ट हुआ था, अगर आप एंड्रू टेट या उससे पहले भी देखोगे, तो खैर एंड्रू टेट कहीं ना कहीं एग्जैजरेट किया है, लेकिन थोड़ा बहुत सही बात भी उसने बोला है। तो वो यही चीज़ बेसिकली बोल रहा है कि वुमेन लाइक मैस्कुलिन मैन, ठीक है। अब कोई कोई लोग ऐसे आ जा रहे हैं, जैसे फ्रेश एंड फिट बोल के एक है, वो दिखा रहा है कि जब तक आप जर्क नहीं बनोगे ना, जब तक आप डिकहेड नहीं बनोगे, तब तक जो है वुमेन आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आप जितने बड़े जर्क हो, आप जो है वुमेन को यूज़ एंड थ्रो करो, प्ले बॉय आप बनो, तो जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक वुमेन ये चीज़ नहीं होगी। और उसके बाद फिर एक बहस छिड़ गई है ट्रेडिशनल वाइफ वर्सेस मॉडर्न वुमेन, जो कि अपने आप में जो है एक बहुत ही बेवकूफ़ाना जो है डायकॉटमी है जो क्रिएट किया जा रहा है। मुझे तो ट्रेडिशनल और मॉडर्निज़्म का जो डिबेट है, वो समझ ही में नहीं आता है कि भैया जितने भी अभी मॉडर्न चीज़ है, वो 100 साल बाद, 200 साल बाद वो भी ट्रेडिशनल हो जाएंगे। और जितने भी अभी ट्रेडिशनल जिसको समझाया जाता है, वो उस ज़माने में जब वो होते थे तो उस ज़माने में उसको मॉडर्न समझाया जाता था। तो ये तो एक सिक्के के दो कॉइन है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। तो इसको लेके क्यों झगड़ा कर रहा है? और जो लोग इतने जो ट्रेडिशनल वाइफ की जो बातें कर रहे हैं, वो लोग खुद ट्रेडिशनल वाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल वाइफ जो है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया में आए। उतना टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास। वो पूरा दिन काम करती है, रात में पति आता है, उसका सेवा करती है, सास ससुर के चक्कर में रहती है। बहुत सारे ऐसे भी है जो जॉब पर भी जाती है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे नर्स लोग हैं। उन लोगों के पास सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया में एक चैनल खोले और बोले कि ट्रेडिशनल वाइफ लोग कितने अच्छे हैं। ये तो एक मॉडर्न फेनोमेना है ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो ट्रेडिशनल वाइफ जो है बाहर निकल के काम नहीं करती थी, या सोशल मीडिया में नहीं रहती, ये कोई भी मीडिया में नहीं रहती थी, प्रिंट मीडिया में भी नहीं रहती थी। तो जो आके सोशल मीडिया में आके पूरा दिन बैठ के बोलती है आई एम अ ट्रेडिशनल वुमेन, शी इज़ एक्चुअली नॉट अ ट्रेडिशनल वुमेन, शी इज़ अ मॉडर्न वुमेन प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रेडिशनल वुमेन, ठीक है। उसी तरह से जो लोग जो आते हैं, जो लड़के लोग जो आते हैं, वो बोलते हैं कि आई एम अ मैस्कुलिन मैन। यू आर नॉट अ मैस्कुलिन मैन। तुम जो है, तुम्हारे लिए क्या है कि औरत को इंसल्ट करना जो है ना, वो मैस्कुलिनिटी में आता है।
और ये लोग जो है फ्रेश एंड फिट जो है किसको किसको बुलाते हैं, ये आज तक किसी लॉयर को बुलाया है, ये आज तक किसी गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाया है, आज तक किसी टीचर को बुलाया है? ये बुलाते हैं ओनली फैंस गर्ल्स को, क्योंकि उसको इंसल्ट करना बहुत आसान है ना, उसके तो वो पैसे भी ले लेगी। जो औरत अपने न्यूड्स शेयर करने के लिए पैसा लेती है, उसको तुम शो में बुला के इंसल्ट कर लो तो वो उसके भी पैसे लेगी। उससे बदतर काम जब वो कर रही है ऑलरेडी, तो ये देखो किस तरह से जो है ह्यूमैनिटी का स्तर जो है गिराया जा रहा है। और ये चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ कि लड़कों में बहुत फेमस हो रही है, सिग्मा मेल, अल्फा मेल, ये सब बहुत फेमस हो रहा है कि जितना भैया अपन एटीट्यूड में रहेंगे उतना अच्छा। एटीट्यूड में रहना चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैस्कुलिन होना चाहिए, लेकिन मैस्कुलिन होने का क्या मतलब है? मैस्कुलिन होने का ये मतलब है कि आप मेहनत करो, आप जो है अपने घर वालों को के ऊपर जो है आप खर्च करो, आप जो है मतलब स्ट्रांग बनो, जिम जाओ, पैसे कमाओ, यही होता है ना मैस्कुलिन बनने का मतलब। तो ये चीज़ करो ना, तुम वुमेन को इंसल्ट क्यों कर रहे हो? वुमेन को तो इंसल्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका कनेक्शन जो है मुझे अभी अ, थोड़ा सा इसके साथ भी करना है, कुरान के साथ भी करना है कि ज़्यादातर लोग जो है इस आयत को जो है वाइफ बीटिंग वाली जो आयत है सूरह निसा की, रिजालूना कवामुना अला निसा, मतलब लोग इस्लामोफोब्स वाइफ बीटिंग वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो है ये एक्चुअली जो है प्योर मैस्कुलिनिटी की बात करती है, मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन बताती है। क्या है मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन? कि एक रिजाल है, रिजालूना कवामुना अला निसा, वो निसा के ऊपर कवाम है। कवाम का मतलब क्या होता है? कवाम का मतलब होता है प्रोटेक्टर्स एंड प्रोवाइडर्स, ठीक है, कवामुन अलन निसा। और एक मर्द का ये काम होता है कि वो औरत के लिए प्रोवाइड कर सके, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो, और उसको प्रोटेक्ट कर सके, चाहे वो इमोशनली प्रोटेक्ट करे या फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करे। ये सब चीज़ उसको करना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़, ये डेफिनेशन जो है, ये तो मुसलमानों में है ही नहीं, ये चीज़ निकल गई है। और वो लोग को सिर्फ 4 शादी करना है, ये डेफिनेशन हो गई मैस्कुलिनिटी की, जो 4 शादी करता है वही मर्द है। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि भैया आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा फिज़िकली, फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, ये बात कोई नहीं देखता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बोलते हैं कि कोई जो रेबेलियस वुमेन होती है ना, तो उसको जो है आप ये आप उनसे वार्न करो, उनसे बेड अबैंडन कर लो, मतलब फिज़िकल रिलेशन नहीं करो, और ज़रूरत पड़े तो आप मार भी सकते हो। मारने से यहाँ पर मुराद डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग इसको ले लेते। मारने से मुराद ये है कि आप जो है ये चीज़ दिखाओ कि दिस इज़ एंड ऑल बी ऑल, ठीक है। अब जो है ये हो नहीं सकता। और मैं तो ये कहूँगा कि इस आयत से पता चलता है कि इस्लाम ने एक्चुअली मारने से रोका है लोगों को। अब आप बोलिएगा कैसे मारने से रोका है? इधर तो डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि आप मारो, लेकिन आप अगर आयत पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। देखो यार, कभी भी झगड़ा लड़ाई होता है मर्द और औरत में, तो ये चीज़ बोलना नहीं पड़ता है मर्द को, अगर उसका दिमाग ख़राब है, कि औरत को मारो। उसको गुस्सा आता है, वो मारता है, चाहे वो कोई रिलीजन का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है खासकर जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुतय्यन किया है कि डायरेक्टली नहीं मारो, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बोल सकता था कि मारो ही मत, ठीक है। लेकिन मैं दोनों का इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा बताने के लिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीज़ बोला है कि आप एक थोड़ा सा फिज़िकली भी आप उसको पनिश कर सकते। क्यों ऐसे बोला है? वो इसलिए बोला है अल्लाह सुब्हानहू तआला, और कि एक थ्रेट रहे। ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेज तक आप पहुँचे ही। ज़्यादातर केसेस में 90-95% केसेस में आप पहला 2 स्टेज पे ही रहते हो, ठीक है। लेकिन जब आप फिर उस लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मामला बिगड़ चुका है,
ठीक है। इसीलिए उसके बाद जो जब ये स्टेज तक आप पहुंच गए हो, तो तब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात बोले हैं कि एक मर्द के तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को लाओ और वुमेन की तरफ से, क्योंकि अब मामला हाथ से निकल गया है, अब हाथ उठ चुका है। ठीक है, तो अब आप जो है, अब आपके हाथ में बात रही नहीं। ठीक है, अब मामला जो है हाथ से आगे बढ़ चुका है कि इसके बाद भी जो है आप नहीं सुधर रहे हो। अच्छा, यहाँ से सुधरने से मुराद ये नहीं है कि कोई डिसोबीडियंस हो गई है या कोई छोटी मोटी चीज़ हो गई। यहाँ पर जैसे समझ लो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, या फिर वुमेन जो है एक तरह से स्ट्राइक पे चली गई है कि मैं जो हूँ, मतलब तुमको हस्बैंड मानती ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब वो मैरिज को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही है। जैसे कि एक आदमी अगर मैरिज को रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब वो अपनी वुमेन को अबैंडन कर देता है पूरा। ठीक है, उससे मिलता ही नहीं है, उसके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही पूरा नहीं करता। उसी तरह से एक वाइफ जो है हस्बैंड को पूरा अबैंडन कर दिया, उसका बात नहीं मान रही है। बात मानने से मुराद ये है कि उसके जो ड्यूटीज़ है वो पूरा नहीं कर रही है। हो सकता है कि वो नुशूज़ से ये भी कॉन्टेक्स्ट ये भी बता रहा है कि हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दूसरे लड़कों से बात कर रही है, मतलब अपने मैरिज को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही है। तो अब जाके है इस स्टेज पर आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला है कि आप यहाँ पर मार सकते हो, लेकिन अगर उसने अपना रिबेलियन नेचर छोड़ दिया तो तुम थोड़ा सा भी उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कही है, ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन में बात कर रहा है। तो इससे ये भी साबित होता है कि अगर सोसाइटी की ये बात जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोसाइटी को कर रहा है, मतलब अगर ये मारने वाला जो मैटर है वो सोसाइटी अपने हाथ में भी ले सकती है अगर हस्बैंड इस चीज़ को अब्यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ जो है ना, लोग ये चीज़ समझते नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो पॉलीगैमी वाली आयत है कि मैरी विद द चॉइस ऑफ 2, 3 एंड 4, इफ़ यू कांट डू जस्टिस विद देम मैरी ओनली 1। तो इस आयत को लोगों ने समझ लिया है कि 4 शादी करने की इजाज़त मिल गई है। नहीं, इजाज़त नहीं मिली है, लोग ऑलरेडी 4 क्या 10-10 शादियाँ करते थे। ये चीज़ कम की गई है। ठीक है, ये चीज़ पहले से कम की गई है और उसको और कम कर दिया, बोले कि इफ़ यू कांट डू जस्टिस विद देम मैरी ओनली 1, और बाद में ये भी करिए यू कैन नॉट डू जस्टिस विद देम। ठीक है, तो इसको कम किया गया। उसी तरह से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस्लाम में इतना बारबेरिक पनिशमेंट है। वो हद है, वो हद है। हद का मतलब समझते हैं? कुरान बोलते हैं कि अल्लाह की हदों को पार मत करो। हद है मतलब आप वो मैक्सिमम पनिशमेंट है, उसके ऊपर आप नहीं दे सकते। पहले के लोग जो है, आपको क्या लगता था कि वो चोर को क्या करते थे? चोर को जो है वो जेल में डालते थे, चोर के आँख फोड़ देते थे, कत्ल कर देते थे, क्या म्यूटिलेट कर देते थे, आग में आग जला लेते थे, ये करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोले ये हद है कि इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। इसके नीचे जो आप पनिशमेंट है आप दे सकते हो। हद का मतलब ये होता है कि बस इससे ऊपर आप ये नहीं कर सकते। जिना का एक हद कर दिया कि इससे ऊपर जो है आप पनिश नहीं कर सकते हो 100 कोड़ों से ऊपर। ठीक है, उसी तरह से ये जो पनिशमेंट है कि हस्बैंड जो है वाइफ को मार सकते, ये एक हद है कि और वो भी कब, जब आप ये मरहला को पार कर जाओ तब। आप डायरेक्टली नहीं मार सकते। अगर आप डायरेक्टली मारोगे तो आप डोमेस्टिक वायलेंस, ये हराम काम आप करोगे। क्योंकि दूसरे आयत में साफ साफ लिखा वाशिरूना बिल मारूफ कि उनके साथ सबसे अच्छा सलूक करो। ठीक है, ये हद एक तरह से ये हो गया है, अल्टीमेटम दे रहा है हस्बैंड कि अब बहुत हो चुका है। ठीक है, दिस इज़ द लिमिट। ठीक है, और एक और चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये चीज़ क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मारने को हराम क्यों नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मारने को इसलिए हराम नहीं किया है क्योंकि औरतों के नेचर में होता है कि वो मैस्कुलिनिटी को रिस्पेक्ट करती है। मैं अभी बहुत सारे जो है वीडियोस देख रहा हूँ डेटिंग के ऊपर, इसके ऊपर, वो उस पर तो एकदम अलग ही एजुकेशन आपको मिलेगी। उसमें ये मिलेगा कि वुमेन डज नॉट रेस्पेक्ट दोज मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट देमसेल्व्स। मतलब अगर कोई औरत गलत कर रही है और उसका मैन उसको नहीं बोल रहा है तो औरत के नज़र में वो खुद रेस्पेक्ट खो देगी मैन के लिए। अगर औरत कुछ गलत काम कर रही है और उसके पति उसको या उसका बॉयफ्रेंड या कोई भी उसका पार्टनर उसको नहीं बोल रहा है
तो औरत उसका मतलब नज़र वो खुद ही रेस्पेक्ट नहीं करने देगी और उसके नज़र में वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि एक थ्रेट रहे, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे उस थ्रेट का इस्तेमाल किया जाए, और ये थ्रेट हर कानून में होता है। यही वजह है कि ये इस चीज़ को बाकी रखा गया है। अब इसको कोई अब्यूज़ कर रहा है तो सोसाइटी को बीच में आना चाहिए, क्योंकि कुरान उसको एज़ अ थर्ड पर्सन में भी बोल रहा है, तो दोनों एक कैपेसिटी दे सकता है कि अगर हस्बैंड सही से उसका इस्तेमाल करे तो वेल एंड गुड, नहीं तो सोसाइटी भी आके जो है उसको रेगुलेट कर सकता है ये मामले को।